अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूं आपकी क्यूट सी प्यारी सी होस्ट जिसका नाम है कायनात काज़मी। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी द वन एंड ओनली वेरी फेवरेट अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I'm a scientist. Yes, I'm a scientist. साइंटिस्ट That's Yes. so crazy. क्लासेस लगाने के बाद आपने ये Yes. सोचा। यूनुस, यू आर एवरीथिंग। Yes, माशाल्लाह, मेहनत करें, ऐसा ना करें. You can prove it. Could you prove it? Yes, I can prove it. हम लोग हसद नहीं मैं आपको करते। बताता हूं, आप ये करके दिखाएं. नहीं हुआ दोबारा से। सारी ये करके दिखाएं. ओ सारी बेवकूफी वाली हरकतें आप ही करते हैं। Look who's talking. एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ यूनुस, पहले आप साइंटिस्ट. मुझे ये बताएं आपने ये क्यों रखा है? मैं अभी बताता हूँ ये मैंने क्यों रखा है. आवाम देखें. मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी रिसेंटली सांगड़ में जो हमारा पाकिस्तान का एक एरिया है, सिंध में पड़ता इलाका है, तो उधर 4.5 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला है. ठीक है. और कराची तक भी थोड़ा सा फील हुआ. बहुत सारे लोगों काफी को feel हुआ है. मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है डॉक्टर आयशा, उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो बेड है वो हिल रहा था. तो वो सो रही थी और हिल रहा था, वो उठ गई. तो डॉक्टर आयशा आपकी दोस्त है या मेरी? वो कैसे एक इंसान की दोस्त हो सकती है? वो मैं उनका बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर आयशा, बी सेफ. देखिए कराची में थोड़ा सा ज़लज़ला फील हुआ. गुलशन की साइड पे, गुलशन हदीद की साइड पे, वहाँ पे ज्यादा फील हुआ एज कम्पेयर टू इधर पुल के इस पार बर्गर्स को ज्यादा फील हुआ. वो कह रहा, ओह माय गॉड, ये ज़लज़ला क्या होता है? तो नहीं, but बर्गर्स majority of the people have felt that. मेरी एक फ्रेंड है, वो कह रही थी कि मैं सो रही थी बेड पे और वो बेड प्रॉपर हिला है और उनके जो वो बर्तन होते हैं ना, एक वो पुराने से एक होता है गिर कोई, जाते हैं, हाँ। वो बर्तन ऐसे सारे हिल रहे वो हैं. कहाँ रहती है? गुलशन हदीद. That was गुलशन very हदीद. scary. नहीं, लेकिन जो उनका घर है उनका नाम बताया मुझे जरा, ऐसे बता दे. I guess सादिया. सादिया नहीं, वहाँ ज़लज़ला नहीं है, उनके घर में साया है. ठीक No, है. no, no. Actually, हदीद में she is living in. जी, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अर्थ, अच्छा ये लोगों को एक है कि ज़लज़ला क्यों आता है. ऑब्वियसली हमारे मजहब में कि अल्लाह की तरफ से होता है, वार्निंग होती है कि सीधे रास्ते पे आ जाओ. बहुत सारे तबका ऐसा ही बोलता है, इसमें भी थोड़ी सा चीज़ें. बट ज़लज़ला साइंस क्या कहती है? जो मैं साइंटिस्ट बना हूँ, कल रात में मैं साइंटिस्ट बन गया हूँ. ठीक है, मतलब साइंस क्या कहती है उसके बारे में बताता हूँ. तो पहला सवाल, व्हाट इज अर्थक्वेक, व्हाट इज ज़लज़ला. ये वो ज़लज़ला खान नहीं है जो हमें रोज लाके यहाँ बाहर से पठान की चाय देता है, वो ज़लज़ला खान नहीं. ज़लज़ला एक्चुअल जो दुनिया हिलती है. मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं आपको. ये अर्थ जो है ये एक प्रॉपर लैंड नहीं है, ये टुकड़ों में बटी हुई है. ठीक है, इट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. पजल देखा आपने? यस जी. पजल्स तो वो अलग अलग है. कुछ जो है एक पजल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक और ये जोड़ रहा है, फिर ये तीसरा जोड़ रहा है. इनको कहते हैं, एक बंदे को, ये जो बंदा है जो एक पार्ट है, इसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. ये ओवरऑल कोई 19-20 प्लेट्स हैं अराउंड जो पूरी दुनिया बनी हुई है. अब क्या होता है, जैसे अब एक ये पजल है, ये पजल है. ठीक है, अब ज़लज़ला क्यों आता है? तो जब ये टकराते हैं तो ज़लज़ला आता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल ये टकरा है, अब जब ये टकरा रहे हैं, ये जो पॉइंट है आवाम आपके लिए भी है, इसको कहते हैं फॉल्ट प्लेस या फॉल्ट प्लेस. ठीक है, एट टाइम्स, क्योंकि ये आपको शायद पता नहीं है कि दुनिया कंटिन्यूस मूव कर रही है. ठीक है, ये मूव कर रही है. जब ये ज्यादा होती है तो हमें फील होता है, ये छोटा छोटा होता है तो हमें फील नहीं हो रहा होता. ठीक है, एट टाइम्स ऐसा होता है कि अगर ज़लज़ला आ रहा है ऐसे इस पॉइंट पे यूं हो रहा है, ये साउंड अगर मैं चुप हो जाऊं फिर आपको जरा साउंड सुनाता हूं. एट टाइम्स ऐसा होता है कि मोर देन 1000 माइल्स तक आपको ये फील होता है. अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, यहाँ से जैसे आवाम ये देखे नीचे से, मेरा मुंह छोड़े, ये देखे, इसको कहते हैं हाइपोसेंटर. ये हिला यहाँ से स्टार्ट हुआ अर्थ, ये हुआ, ये चलते चलते ऊपर आया. इधर सना का बंगलो था जहाँ पे ये ज़लज़ला आया, इसको बोलते हैं एपिसेंटर. सना का बंगला गिर गया. ठीक है. अच्छा यूनुस, मेरा एक सवाल है कि किस टाइप के किस तरह के जो है वो अर्थक्वेक होते हैं और जो मतलब बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी होते हैं. जी देखें, 3 तरह के होते हैं. पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री. इसमें क्या होता है, ये यूं टकरा रहे होते हैं, इसकी जो स्पेस है यूं टकराते हैं, इससे माउंटेन्स भी बन जाते हैं, हिल्स बन जाते हैं. आपने देखा हो इरोजन बन जाती है सैंड की या किसी चीज की, उसके से ये माउंटेन होगा. अब ये बढ़ गए, इसकी हाइट बढ़ गई, ये हो गया कन्वर्जेंट बाउंड्री. दूसरा है हमारे पास डाइवर्जेंट बाउंड्री. अब ये क्या हो, एट टाइम्स यूं तो हो रहा है, यूं हो गया. अब यहाँ पे ओशन फ्लोर बन गया. एग्जैक्टली, यहाँ पे ओशन फ्लोर आ जाएगा, पानी आ जाएगा. एट टाइम्स ऐसा होता है ज़लज़लों की वजह से एक पूरी ओशन बन जाती है, एक पूरी नदी है, रिवर भी खुल जाता है. अगर आपने देखा, अभी एक रिसेंट वीडियो भी आई थी, अफ्रीका में एक रिवर जो बहुत कोई सेंचुरीज पहले ड्राई हो गया था, वो जुड़ गई जमीन. उसके बाद फर्दर ज़लज़ले की वजह से वो खुल गई और एक और ओशन या एक रिवर फॉर्म में वो लिक्विड स्टेट में आ गया. ठीक है,
अच्छा यूनुस, ये तो आपने अगेन अप्रिशिएट तो आपको कर करके हम थक गए, बट वेरी इंप्रेसिव। मज़ीद आप मुझे डिटेल में बताएं, ये आपने जो रिवर वाली एग्जांपल दी है, अक्सर हम देखते हैं कि सुनामी वगैरह, मज़ीद ऑडियंस को अच्छे सादा अल्फाजों में समझाइएगा कि सुनामी वगैरह आते हैं पिछले कई सालों में जो हम लोगों ने देखा और हिस्ट्री में भी आपके चीज़ें, तो आप मुझे बताएं ये सुनामी भी क्या अर्थक्वेक की वजह से आते हैं? देखिए, जो सादा अल्फाज तो ये है कि सुनामी में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि एस से बोल देते हैं। एस तो है नहीं, टी है स्टार्टिंग और टी साइलेंट होता है और सुनामी, ये सबसे बेसिक मैंने बता दिया सादा अल्फाज में। अब आ जाए दूसरी बात, सुनामी क्या होता है? ये समुंदर है, समुद्र के नीचे भी तो जमीन है। जी जी। ये थोड़ी कि समुद्री जाता जा रहा है तो नीचे जमीन है, तब उस जमीन पे जलजला आता है, ये ऐसे 3 चीजें होती हैं, तो उससे आपका जो पानी और ट्रैवल करके उस शहर में या उस बीच पे क्रॉस कर जाता है, क्योंकि हिलेगी एक चीज। तो जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं हम कन्वर्जेंट बाउंड्री थी, ये पानी ऊपर, ये पानी ऊपर, ठीक है, इमेजिन करें ये हुआ, यूं हुआ, अब ये यूं हुआ, तब ये जमीन ऊपर जाती गई तो पानी जो है वो फ्लो होता गया। जैसे ये कप है, इसमें मैं पानी डालता रहूंगा, एक टाइम आएगा पानी गिरने लग जाएगा। तो सेम गोज सुनामी ऐसा होता है। जी यूनुस, मुझे एक चीज़ बताएं कि आप अर्थक्वेक्स की बात करें, जैसे कि एवरीबडी नो कि अर्थक्वेक बहुत ही डिस्ट्रक्शन लेकर आता है और इसका मैग्नीट्यूड जो है बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की वजह से ज़लज़ले की फ्रीक्वेंसी नापी जा सकती है। तो मैग्नीट्यूड कैसे, क्या स्केल है, किस तरीके से काम करते हैं, इसकी वजह से अर्थक्वेक कितना ज़्यादा तबाही कर सकता है, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो जो ये जो इनको अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं, जो अब अगर इसको साइंस में जाए, डॉक्टर यूनुस खान जो साइंटिस्ट हैं, कल इफ आई एम नॉट रॉन्ग कितना आया 1 पॉइंट समथिंग 4.4 व्हिच इज क्वाइट गुड फ्रीक्वेंसी। गुड इन व्हाट सेंस? गुड इन मतलब कि अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी, कम नहीं होती है। Exactly. आपको प्रॉपर हिलती हुई चीजें महसूस ये होती जो वेव्स हैं इसको सिस्मिक वेव्स कहते हैं, और जो साइंटिस्ट इससे मैनेज करते हैं, आपने देखा होगा करके मूवमेंट हो रही होती है, एक पेपर चल रहा है कि ये मूवमेंट आपको पता है कि अर्थ कितना हिल रही है, क्योंकि वो सेंटर है, उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ कहते हैं, जिससे वो मैनेज करते हैं। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड क्या है, मैं एक और पिक्चर शेयर करता हूँ जो ऑडियंस को लाजमी, ये हमारे डायरेक्टर साहब, एडिटर साहब को ऑर्डर देंगे फ़ोन पे और वो ये लगाएंगे। ये अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 4, 5, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। 2 में नॉर्मल होता है, आपको पता भी नहीं चलता, 0 से 2 तक अगर आ रहा है मैग्नीट्यूड, आपको पता भी नहीं चलेगा, जो कि हो रहा है, अभी भी हिल रहा है। 2 से 4 तब जाएगा तो माइनर वाइब्रेशंस होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल कप हिल रहा होगा, फिर 4 to 4.9 होगा स्मॉल लाइट अर्थक्वेक, जो हल्की सी, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइट लटकी हुई है वो हिल रही होगी यूं, जैसे नहीं होता कि अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि ये आवाज आती है, एब्सोल्युटली, या तो ये जो ये जाने वाला है। ठीक है, फिर आ जाए 5 to 5.9, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये एक समझे एक चुड़ैल है, ठीक है, ये चुड़ैल आपकी लाइब्रेरी में घुस गई, किताबें गिरा रही है, ये इतना आ गया आपका 5 to 5.9। 6 to 6.9 जो है वो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है, इससे दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाए अबव 7, बालाकोट में जो आया था, मैं उसमें बताऊंगा। अबव 7 जो है बर्बादी है, बर्बादी है अबव 7। तो 4.5 जो अभी सांगड़ में भी जो आया है पाकिस्तान में, तो वो भी चले ठीक है, इतना ज्यादा वो नहीं, वो लाइट था। अबव 7 बर्बादी है। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वाला जो अर्थक्वेक है वो कहाँ है, लेकिन बताऊंगा एक अर्थक्वेक वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। Oh my God. ये लाइव वाइब्रेशन थी, ठीक है, सॉरी मेरा फोन वाइब्रेट कर रहा था जेब में, तो इसलिए मेरे को दिल गया। बट बताता हूँ कि 9.5 मैग्नीट्यूड, इमेजिन कितनी बर्बादी हुई होगी। ये आया था वेल्डिविया, चिले, 1960, ठीक है, 9.5, 1960 की बात कर रहा हूँ। अब आ जाए 2000, 10 साल पहले 2011 में जापान टोहोकू 9.0 मैग्नीट्यूड आया था उसमें, जो कितनी बर्बादी हुई थी, जापान पूरा बर्बाद हो गया था। ये हाईएस्ट है। ऐसे बहुत सारे पूरी दुनिया में आते हैं, जहाँ जहाँ इरोजन प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही होती है, वहाँ पेश होता है। अच्छा यूनुस, मुझे बताइएगा कि बैरून मुल्क की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, लेकिन हम अगर पाकिस्तान पर नज़र डालें तो पाकिस्तान में जो है वो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़लज़ले के झटके महसूस होते हैं। अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो 2007 में मुझे याद है कि 2007 में बहुत ख़तरनाक जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, फिर 11 में महसूस किए गए, 2020 में महसूस किए गए, और जो बालाई इलाके उनमें तो बहुत ज़्यादा महसूस किए जाते हैं। 2005 में जो सबसे बड़ा ज़लज़ला आया था हमारे यहाँ,
बहुत जानेंगे, वो 1000 पीपल डाइड और ब्लेस देयर सोल। बट ये था कि वहाँ पे क्योंकि जल्जले के इश्यूज दूसरी चीजें भी, वो मैं आपको रीजन बताता हूँ। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंट जल्जले महसूस क्यों होते हैं, ये मैं एक और पिक्चर दिखा रहा हूँ। डायरेक्टर साहब, एडिटर साहब को कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये पिक्चर आवाम को दिखाएं। अगर आप गौर से देखें, मैं अपनी को होस्ट को भी दिखाऊंगा, ये जो प्लेट्स हैं, अगर आप देख रहे हैं प्लेट्स, ये पाकिस्तान की बिल्कुल बीच से जा रही है। एक आती है इंडियाना प्लेट, एक आती है अफ्रीकन प्लेट, एक आती है अरेबियन प्लेट, एक आती है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन जो है ये खतरनाक है। इसने क्या किया हुआ है, क्योंकि ये प्लेटें मिल गई ना, मेरी प्लेटें कहाँ गई? तुम्हारी प्लेट्स कहाँ गई? जादू। तो ये जो प्लेटें मिलती हैं, अब ये इधर ही होगा फॉल्ट। प्लेटें का जो मिलाप है, इसके सेंटर में ही फॉल्ट होगा। ये नहीं होगा कि ये जो अलग प्लेट है इस पे कहीं से आ जाए। वो अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो सच में कहाँ गई जी? लेकिन वो सच में कहाँ गई? साइंटिस्ट के साथ में जादू कर रहे हैं। एनीवेज, मैं ये बता रहा था कि ये प्लेट्स की बात, ये क्योंकि हम पाकिस्तान यहाँ पे बने हुए, पाकिस्तान की जो सेंटर है, जो बिल्कुल आपकी सेंटर, बिल्कुल आप पाकिस्तान का सेंटर ले लें, वहां से कनेक्ट हो रही है हमारी जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो वहां पे जल्जला तो ऑब्वियसली महसूस होगा। अच्छा ठीक है, ये तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई आपने रिगार्डिंग जलजला। मुझे बताएं कि सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं, लोग किस तरीके से, एक तो इसमें 2 पॉइंट है, एक तो सेफ्टी प्रिकॉशंस आप अपनी जान कैसे बचा सकते हो, और दूसरा इसको नेचुरली किस तरीके से हम रोक सकते हैं और हैंडल भी कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आ भी जाता है तो उसको हैंडल करना कैसे, मतलब जैसे कितने सारे लोग हैं, उनको कैसे बचा सकते हैं, आप अपनी फैमिली को कैसे सेव कर सकते हैं। देखिए, अगर तो आपने जल्जला चाय वाले के पैसे नहीं दिए हुए तो भाग जाए, ये इससे ज्यादा कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है। बट अगर असल में अर्थक्वेक अगर आ जाए तो आप क्या किया जाए, मैं पहले आप लोगों से पूछूंगा, उसके बाद में बताऊंगा। जी, आप पहले बताएं। आई नो वन वेरी मेजर टिप जो आप कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जब भी जल्जला आए आपको कोशिश करना चाहिए कि खुले मैदान की तरफ, ऐसी जगह भागे जहां आसपास कोई बिल्डिंग्स, कोई लोग ना रहते हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, कभी कभी इतना शॉर्ट होता है कि आपको कोलैप्स हो जाता है, जहन नहीं समझ में आता, तो बिल्डिंग का जो कॉर्नर होता है वहाँ बिल्कुल जैसे आपके घर का कोई दरवाजा या कोई खिड़की, जहाँ पिलर्स होते हैं जहाँ से बिल्डिंग तामीर की जाती है, उस कॉर्नर पे खड़े हो जाए। क्यों? क्योंकि जो मिड होता है ना, वहाँ से बिल्डिंग धंसना शुरू होती है। आप कैन मतलब आप समझ रहे हैं, वो होल होना स्टार्ट हो जाता है, तो नीचे को वो चीज़ गिरती रहती है। तो कोशिश करें बाहर, अगर बाहर नहीं तो कम से कम कोने पे जाके खड़े हो जाएं। जी कहना ये इन्होंने तो बहुत अच्छा अनम ने जानी नुकसान के तौर पे एक तरह से बताया कि अगर आ गया तो किस तरह से बचें। लेकिन मैं कहती हूँ कि स्टार्ट में ही आप पूरी दुनिया में या अपने पाकिस्तान की अगर बात करें, बालाकोट के जल्जले के बाद देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि आप प्लांटेशन करें। तो प्लांटेशन, मुझे लगता है कि ये जो इमरान खान साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बार बार जो कहते हैं प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स लगाएं, तो ये चीज़ भी जल्जले को रोकने, अर्थक्वेक को रोकने में बहुत बहुत पॉजिटिव साबित होती है। हकीकत बात है, आई टोटली अग्री विद अनम। जी जी, आप बताएं। वाकई में माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। तो मेरे सामने भी ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट हुए थे, वो मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि जैसे कि कुछ बुजुर्ग होते हैं जो घर में मतलब वो चल भी नहीं सकते, किसी के सहारे के थ्रू जो है वो लोग चलते हैं। तो मैं उनके लिए बात करूँ, पैरालाइज भी लोग एग्जैक्टली, तो मैं उनके लिए ये बात उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो फौरी तौर पर दरवाजे के पास या बाहर बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकते, तो वो अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो है वो कोई लोहे का टेबल हो या बहुत मजबूत चीज़ हो, उसके नीचे बैठ सकते हैं। मुझे लगता है कि वो 100% तो नहीं होगा कि जान बचने, वो तो अल्लाह ताला पे डिपेंड करते हैं कि अल्लाह ताला जो है जिस जान को बचाना है बचाना है, मगर अपनी जो है वो फौरी तौर पे जो वो हिफाजत है वो कर सकते हैं। बेसिकली वो आपने बड़ी अच्छी बात बोली, टेबल की बात, टेबल भी कहाँ है वो भी मैटर करता है। अगर तो घर के सेंटर में तो नो चांस, वही एग्जैक्टली कॉर्नर में, बिकॉज एक चीज समझे कि तब आप स्टील का जो आयरन के टेबल्स होते हैं, वो शीशे के टेबल के नीचे बैठ जाना, लकड़ी के टेबल के नीचे नहीं बैठ जाना भैया। और क्योंकि कॉर्नर पे होगा तो ये वाली दीवार तक तोड़ के कोई बंदा रेस्क्यू ऑपरेशन करेगा तो आपको निकाल सकता है, इट विल बी क्लोजर, सेंटर वाले टेबल पे नहीं। तो ये भी थोड़ा सा दिस वाज माय पॉइंट। एंड हैविंग सेड दैट, दरवाजा जैसे फॉर एग्जांपल मैं दरवाजा खोलता हूं या एंटर होता हूं, ये जो ये बना हुआ है ना, जो दरवाजे का जो एरिया बना हुआ है, उस वो भी बड़ा मजबूत होता है। लोग कहते हैं वो नहीं करता, अगर आपने नोटिस किया हो कोई बिल्डिंग्स देखी हो जल्जले में, वो खड़ा हुआ है, बाकी चीजें। अच्छा मैं आपको सबसे इजी फार्मूला, जल्जला आ जाए आपने क्या करना है, यूं बचेंगे, यूं कैसे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, ठीक है, कलमा पढ़ लें, अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, आपको गैबी मदद आएगी जी। और ये सिंपल सी बात है, और आप स्ट्रांग भी इतने हो जाएंगे ना कि कुछ भी हो जाएगा तो आप स्ट्रांगली फाइट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, पैनिक नहीं आपने होना। अगर आप फंस गए हैं
पैनिक नहीं होना, आपने कंटिन्यूस आवाज करते रहना है। वहां से कोई पत्थर ले ले, पत्थर को पत्थर से टकराते रहे, अगर आपके आवाज नहीं निकल रही। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ज़लज़ला आने से पहले इतना पैनिक कर जाते हैं कि उनको दिल का दौरा पड़ के वहाँ। और एक और चीज की देखिए, एक मिनट, ये कहना आसान है लेकिन सच में जब इंसान के साथ हो रहा होता है इंसान कर जाता है पैनिक। सिचुएशन के ऊपर है। लेकिन जान बचाने वाली जात को देखें, 2005 में जब वो हुआ था, वो फेथ और अकीदे की बात, 2005 में एक बच्चा बचा था कायनात। जी जी यूनुस, मैं वही बता रही थी। जी आप बता दें। नहीं, लेकिन वो वाकई कितने दिनों बाद उस बच्चे को बचाया था earthquake से, और वो बिल्कुल ठीक If था। I'm not wrong, हदीका कियानी ने अडॉप्ट किया था। जी 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 If I'm not wrong। जी जी जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। लेकिन यहाँ हम ये भी क्लियर कर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो मतलब कलमा पढ़ते रहे, कलमा पढ़े, लेकिन ऐसा ना है कि आप ये कहें कि मैंने कलमा पढ़ लिया, अल्लाह को याद कर लिया, अब जो है मैं यहीं चाहे मैं बीच में खड़ा हूँ और मर भी जाऊँ, मैं बच जाऊँगा। ऐसा नहीं करना। एहतियाती एहतियात जो है वो अफसोस से बेहतर है। एहतियाती तदबीर जो है वो हम सब ने अपनी तरफ से इनपुट डालने की या बताने का, क्योंकि दोबारा वही बात करें, अगर दीन की बात करें कि आप अपना ईमान ताज़ा करें, तो ये भी सदका जारी है जो भी हम सब ने बताया। समटाइम हमारा सवाल करने का हमें पता होता है, लेकिन मकसद ये होता है कि ऑडियंस को मज़ीद अच्छे से बता और मैं आपको पाकिस्तान से इंस्पायर होकर फेसबुक ने भी ना एक चीज स्टार्ट कर दी। जैसे हमारे यहाँ होता था ना कि बारिश हो रही है, बारिश हल्की, कराची में कहीं भी हुई पूरे फेसबुक पे होगी बारिश, क्योंकि हर बंदा बता रहा है बारिश, जैसे हमें पता नहीं हम कराची में जाती है, हमारी बारिश आते होते यूं घूम जाती है, ले लेती है। वैसे फेसबुक पे भी स्टार्ट किया, अगर ज़लज़ला आता है तो वो कहते हैं कि आप सेफ है, बिल्कुल इतने केयर से बात करता है। मेरा जो दोस्त है अर्शद पप्पू, वो मैं आप ब्रेक का टाइम हो गया, बस बात बता दूं फिर ब्रेक ले लेते हैं। अर्शद पप्पू है, वो बोलता है कि यार फेसबुक ने ना ये स्टार्ट किया है, आर यू सेफ, आपके यहाँ ज़लज़ला नहीं है? तो मैंने तूने क्या किया? बोलता है यार मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि फेसबुक की अम्मी कौन है, रिश्ता भेज दो। तो नहीं एक मिनट, बट फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट सेफ तो फेसबुक क्या कर लेगा? आप अगर सेफ नहीं है तो आप फेसबुक थोड़ी अपडेट करोगे, लोगों को पता चल जाएगा। बर्गर, ईट सम बन कबाब, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक एंटरटेनर जो हम सबको एंटरटेन करेगा, तो जाइए और जल्दी आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो आँखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन ना सका। अकेले चलते चलते ओ साए जैसे ढलते रहे क्यों ये फासले सदा दरमियां। ओ वो मिला क्यों था अगर मुझसे बिछड़ना था, वो पत्थर दिल का था शायद मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान। टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है। टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है। इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है। रखते पैमाने में अपनों को तोलने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। प्यार की राह हमें मुझको यूं छोड़ने वाले। हमदर्द है हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी,
तू जो कभी दूर रहे, ये हमसे हो जाए अजनबी। हम तो न समझे तुम ही तो हो, हम तो न समझे तुम ही तो हो, क्यों तुमको पाके तुमसे जुदा। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर, तो हुआ है असर। ख्वाब सा ये जहां, फर्श धुआं धुआं, जन्नतों का शहर। हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर। आ वेलकम बैक, व्हाट अ परफॉर्मर। पिछले 4 साल से गाना गा रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स पे उन्होंने गाना गाया, आर्ट्स काउंसिल में भी लाइव परफॉर्म किया। प्लीज गिव अ ह्यूज अप्लॉज टू हमजा अली। थैंक यू सो मच। कैसे हैं हमजा? ठीक, आप सुनाएं। पहले मुझे बता, पेस्ट कौन सा करते हैं आप? जो स्माइल करते हैं श्वाएं निकल रही थी। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहूँगी और आपको कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहूँगी। सवाल एक ही बात है, बट यूनेस, कभी कभी ऐसे टैलेंट होते हैं जब हमारे पास आते हैं और उनकी तारीफ करने को या कॉम्प्लीमेंट देने को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे सवाल करूं या कॉम्प्लीमेंट दूं? कॉम्प्लीमेंट दे पहले। वो कह रहे हैं कुछ ना करें। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ये है कि माशाल्लाह जो आपने सारे सॉन्ग्स को कलेक्ट करके एक मैशअप बनाया और उसको हमें आगे आपने हमारे आगे सुनाया और उसको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसकी जो पिच थी, हाई पिच, लो पिच, वो बड़ी खूबसूरती से आपने पेश की, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड सेकेंडली, आपकी माशाल्लाह मुझे लगता है इतनी एज भी नहीं है और मुझे लगता है कि आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और एक सवाल आपका था जो मैं पूछना चाह रही थी, जो सना हमेशा अक्सर पूछती हैं, आपको कहीं प्यार तो नहीं हुआ? इतने दुखी दुखी गाने, रोमांटिक गाने। मैम असल में अभी जिस हिसाब से माहौल चल रहा था, मतलब उस हिसाब से मैशअप ये मैंने खुद बनाया। यानी दिसंबर का माहौल होते हैं जी। नहीं, वैसे ये जो सुनने वाले जहाँ होते हैं वहाँ पर ये मैशअप मैं अपना सुनाता हूँ, जहाँ पे सुनने वाले और एंजॉय करने वाले। कॉम्प्लीमेंट तो आपने हमें दे दिया, वाओ नाइस। लड़कों के लिए दिसंबर का महीना बहुत मुश्किल है। जी जी सही। अच्छा हमजा, मुझे आपसे जानना ये है, क्योंकि आपने यहाँ पर अभी तक जितना भी टैलेंट आया है, हमने बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स को सुना है, हम यहाँ में कोई भी जज नहीं करता, लेकिन हमें जो आवाज़ दिल को लगती है, छूती है कि वाकई इस आवाज़ में कुछ एक अलग ही जादू है, तो हम उन्हें ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं। हमारी ऑडियंस भी फिर उन्हें ज़्यादा प्यार करके दोबारा बुलाने की हमसे रिक्वेस्ट करती है। तो मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहूँगी कि आप यकीनन पढ़ रहे हैं कि जी आप पढ़ रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो पढ़ाई, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपका फोकस होता है और आपके माँ बाप आपको प्रेशर करते हैं कि प्लीज पढ़ो, क्योंकि वो कहते हैं कि डिग्री आए फिर जो मर्जी आए आपका दिल करे। तो आपको पढ़ाई के टाइम पर इस तरह के जो परफॉर्मेंस है या यूनिक कुछ करने के आइडियाज या टाइम कैसे मिलता है, कैसे मैनेज करते हैं, और मॉम डैड और घर से क्या सपोर्ट है? जी मतलब मैम इसके अंदर मैं अलग से एक टाइम निकालता हूँ, मतलब सब जगह से, कोचिंग से आने के बाद, सेंटर से आने के बाद, फिर आके मैं मतलब कीबोर्ड मैंने पियानो लिया, उसके अंदर प्ले करता हूँ खुद बैठ के। बाकी उस्ताद है मेरे जुल्फ़िकार राजा, उनकी एकेडमी है मरीर में, वहाँ पर उनके पास जाता हूँ, वहाँ भी सिंग करता हूँ। वाह वाह, सीख रहे हैं प्रॉपर, दैट्स गुड। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है सिंगिंग का और मैं पाकिस्तान की आवाज़ बनना चाहता हूँ। इंशाल्लाह। जी अब बन चुके, अब मिठाई आनी चाहिए। जी इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सच अ ब्यूटीफुल स्माइल, और इनसे कोई भी आप बात करो तो ये मुस्कुराते रहते हैं। स्माइल करते ना आंखें चली जाती हैं। काफ़ी अडोरेबल पर्सनालिटी आपकी माशाल्लाह से, वो खुश मिजाज किस्म के लग रहे हैं मुझे आप। मुझे ये बताएं कि अगर आपको भारत से या हमारे किसी और भी मुल्क से, मान लें फॉर एग्जांपल भारत समझ लें, हमारा पड़ोसी मुल्क, और वहाँ पे कोलैबोरेशन काफ़ी चलता रहता है सिंगर्स के यहाँ से गाने और आवाज़ के, प्लेबैक पे भी हमारे सिंगर्स गाते रहते हैं। तो अगर कभी ज़िंदगी में आपको ऐसा मौका मिला तो क्या आप उनके किसी भी गाने के प्लेबैक सिंगर बनना चाहेंगे? नहीं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अपने मुल्क के लिए गाऊँ।
और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूं बस। ये ऑफर आने तो दो। जी। हम भी इधर ही हैं, आप भी यही हैं, देर देखेंगे। जी, अच्छा सर। मुझे बता आपकी एज कितनी है? मेरी 18 है। सोच के क्यों बोला? जी 18 साल जी। सोचा क्यों है? अच्छा बट 5 साल, 10 साल ले लेते हैं, जब आप 28 साल के होंगे तो कहाँ देखते हैं कोई बिजनेस अपना साथ में या सिर्फ सिंगिंग? सिंगिंग में शुरू से टैलेंट मेरा रहा है कि शौक के बस सिंगिंग में नाम करूं, लेकिन पढ़ाई के हिसाब से मतलब पढ़ना चाहता हूँ। क्या पढ़ना चाहते हैं? CIT कोर्स कर रहा हूँ उसके अंदर। CIT कोर्स। अच्छा जी तो उसके अंदर ये क्या होता है? जैसे कि सब मतलब अकाउंट्स बनते हैं, सैलरी अकाउंट्स के अलावा जो काम होते हैं वो सब। CIT? जी तुम गलत पढ़ रहे हो, CAT कैट होता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप 4 साल से जो है वो सिंगिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ पर कल्चर में एक सवाल बहुत उठाया जाता है, वो सवाल ये होता है कि लोग कहते हैं नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है। व्हाट यू थिंक, आपको लगता है कि नेपोटिज्म ज्यादा है या इंसान में अगर टैलेंट हो तो वो कुछ भी कर सकता है? नहीं, कहते हैं ये बात सही है कि इस फील्ड में जैसे कि बहुत ज्यादा वो है कि कोई किसी को किसी से आगे नहीं आने देता, लेकिन नसीब से ज्यादा किसी को मिलेगा नहीं और वक्त से पहले नहीं। तो इसी उम्मीद पे मतलब अल्लाह से उम्मीद लगाई भी, टैलेंट अपना शो करते हैं, जहाँ मौका हो सकता है कभी भी लग हमजा मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि माशाल्लाह आपकी अपनी वाइब्स भी यहाँ पे बहुत अच्छी हमें लग रही है, लेकिन आपके पेरेंट्स को भी हेड्स ऑफ कि ये है हमारी यूथ, और माशाल्लाह से इतना आपके बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू, और ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वक्त से पहले आपको नहीं मिलता, बट ये प्लीज यू ट्राई। पॉजिटिव सोल है। आपने सामना किया कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, क्योंकि आप में टैलेंट बहुत ज्यादा है जो हम यहाँ पर सारे लोग काउंसिल में मतलब माशाल्लाह बहुत बड़ा वो प्लेटफॉर्म है, वहाँ से सिंगिंग कंपटीशन में विन किया फर्स्ट पोजीशन 2017 में। जी मैं थिएटर में फर्स्ट जीता। जी तो आप जैसे जज बैठे हुए थे वहाँ माशाल्लाह, उन्होंने अच्छे कमेंट भी दिए, और मतलब मलिर के स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आई थी। पढ़ाई में? जी नहीं सिंगिंग में। पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? पढ़ाई में कौन सी पोजीशन आई है बताओ? जी आए, ऐसी बात नहीं सर, लेकिन अभी थोड़ा सा कोविड की ऐसे मसला चल रहा है, बाकी पढ़ाई में है। पूछ भी कौन रहा है जिसने 60% भी नहीं लिए होंगे कभी? कितने परसेंट? 60। मेरे 100% आउट ऑफ 100% आए, डू यू नो दैट? 0 माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और आपके जो गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और इंशाल्लाह हम सबकी तरफ से जो है वो आपको बेस्ट विशेस हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह से बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, एंड आई विश यू द बेस्ट लक इन योर फ्यूचर। आपको मुस्तकबिल में बहुत तरक्की मिले, और काफ़ी कंपैशनेट हैं, ग्राउंडेड है, ऐसे ही रहिएगा। इसी बात के साथ लेते हैं हम एक पॉजिटिविटी भरा ब्रेक, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा, आपके लिए बहुत दिलचस्प चीज़ें अभी बाकी है शो में, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गपशप का जो टॉपिक होता है, समटाइम क्या होता है कि हम लोग कोई भी डिस्कशन करते हैं, वो हीट ऑफ द मोमेंट हम लोग आपको मजीद, क्योंकि हम सबको ना एक हमारे अंदर जोश और वलवला है कि सबने अच्छा बोलना और सबने अपनी तरफ से एजुकेट करना ऑडियंस को। तो आप लोग भी बता सकते हैं कि कितना आप लोग हमारी तालीम से या किन चीज़ों से मुतासिर हुए और आप में चेंज आया, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन पर बताया करें, और वीडियोज़ भी भेज सकते हैं, ऑडियोज़ भी भेज सकते हैं, जैसे हमारी बहुत प्यारी को एंकर अनम बताएंगे, क्योंकि इन्हीं के मुँह से अच्छा लगता है, लेकिन अभी नहीं बताएंगी वरना वाटर कूलर देना पड़ेगा। अभी तो मैं बताऊंगी कि दुनिया में क्या चल रहा है आलमी सतह पर। एक तो हमारे जो चाचा है अमेरिकन, मतलब आई एम सॉरी जो बाइडेन, हमारे जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, और उसी के साथ साथ आपको पता होगा जैसे इंडिया पाकिस्तान की कभी ना कभी कोल्ड वॉर जिसे हम कहते हैं कि ठीक है सब बयानात आते, इसी तरह रशिया और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी कभी आपस में नहीं बनी। जो बाइडेन और प्रेसिडेंट प्यूटिन, एक तो इनका नाम इतना डिफिकल्ट है, शक्ल भी प्यूटिन वाली है खैर उनकी तो जो बाइडेन और प्यूटिन की ना एक ऐसी वीडियो लिंक से बात हुई है, पहली बार ये आमने सामने हुए हैं थ्रू वीडियो लिंक, लेकिन वो बहुत ही महफूज वीडियो लिंक था, और इनकी मीटिंग हुई है। मीटिंग में पहले तो मीटिंग बहुत खुशगवार थी, बहुत अच्छी से इन्होंने बातें की, फिर अमेरिका ने इशू उठाया यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन के बारे में मैं आप लोगों को मज़ीद बताऊंगी, लेकिन यूक्रेन का जो है ना प्रेसिडेंट है, इनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, नाम बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि ये हमारा काम है आपको एजुकेट करना, इनका नाम है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की।
तो मिस्टर ज़ेलेंस्की और जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, इनकी नहीं बनती। इनके काफ़ी अरसे से जो है एक तरह से मुल्क को लेकर या इलाकों को लेकर तासुरात हैं, क्योंकि रशिया ने इन्हीं के एक इलाके पर जिसका नाम है क्रीमिया के जो इलाका है वो रशिया के कब्ज़े में है 2014 से। वो क्रीमिया इलाका रशिया के लिए ये क्रीमिया इलाका रशिया के लिए इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस इलाके के थ्रू ही रशिया को ब्लैक सी मिला। ब्लैक सी से जो रशिया है वो कनेक्ट हो पाया इस इलाके के थ्रू। कायनात, ये तो हम जानते हैं कि अमेरिका हमेशा हर किसी के मसले में टांग अड़ाते हैं, लेकिन इसका यूक्रेन से क्या फ़ायदा? अब यहाँ पे सवाल ये जहन में आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आनम, क्योंकि मैं भी जब ये पढ़ रही थी और इसकी तहकीक कर रही थी और थोड़ी हिस्ट्री में भी जा रही थी, ये तो आपने वाकई बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका को हर मामले में ना सबसे पहले अपनी राय देनी, चाहे कोई पूछे या ना पूछे। तो यूक्रेन अमेरिका के लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो यूक्रेन जो है, जबकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो इनकी इतनी ताकत नहीं है या उस मुल्क की इतनी ताकत नहीं कि वो रशिया से जो है टक्कर ले सके, जी टक्कर ले सके और आमने सामने हो। और मैं आपको बताती हूँ क्रीमिया का जो इलाका, साथ इस बात का भी जवाब देती हूँ कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अमेरिका क्यों यूक्रेन का साथ दे रहा है। जो क्रीमिया का इलाका है, इसके बॉर्डर पे जो है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से आर्मी भेजी जा रही है, फौज को भेजा जा रहा है, साथ साथ मिसाइल भी भेजे जा रहे हैं, हथियार भेजे जा रहे हैं, साथ टैंकर भेजे जा रहे हैं। तो तमाम जो है ना, उन्होंने अपने बॉर्डर को, वो जो क्रीमिया जो इलाका जिस पे कब्जा किया रशिया ने, इसको और मजबूत कर रहे हैं। अब अमेरिका के पास गया यूक्रेन के प्रेसिडेंट, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने वैसे भी अपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया यूक्रेन में, क्योंकि इस टाइम यूक्रेन जो है रशिया को कहीं ना कहीं टफ टाइम दे रहा है, क्योंकि ये इलाका मैंने जैसे कि आपको बताया ना, क्रीमिया जो इलाका है वो ब्लैक सी से रिलेट है। अगर क्रीमिया वापस ले लेता है यूक्रेन तो रशिया जो है रशिया के पास एक तो पानी के जितने भी सतहें हैं वो इन इलाकों से आते हैं, और वो टर्की में जैसे अभी बहुत आराम से ट्रैवल करते हैं। बहुत सारे ऐसे सी साइड है जहाँ पे वो बड़े बड़े बहरी जहाज़ के थ्रू जो अपने सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी भेजते हैं, तो वो कनेक्शन जो है कट जाएगा। तो इसलिए अमेरिका चाहता है रशिया को वीक करना, जैसे कि हम सबको हिस्ट्री पता है कि कैसे रशिया को तोड़ने में अमेरिका का हाथ था और उसने क्या किरदार निभाया। ओके, ग्रेट। तो इसीलिए यूक्रेन जो है, मुझे ये बताइएगा कायनात, आई एम सॉरी मैंने आपको कट किया, लेकिन अब जो है वो अमेरिका किस तरह से यूक्रेन की मदद के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करने वाला है? बहुत अच्छा सवाल, आप लोग वाकई इंप्रेस करते हैं मेरे को एंकर्स। मुझे ये पूरा जो है ना, मैं आपको बताती हूँ ऑडियंस को भी, क्योंकि अमेरिका का क्या है कि अमेरिका ऐसा नहीं कहता कि आपने मुझे दही नहीं ला कर दिया तो मैं आपके घर में बमबारी कर दूंगा, ऐसा अमेरिका तो नहीं करता ना, बट दे आर वेरी प्रैक्टिकल। लेकिन अमेरिका ने, अच्छा मैं आपको बताऊं यहाँ पर ना एक चीज़ मैं बताती भी चलूँ कि यूक्रेन के पीछे रशिया क्यों लग गया। यूक्रेन जो है नेटो में ना अपना, नेटो एक ऐसी आप कह लें तंजीम है कि नेटो में जो है यूक्रेन इन्वॉल्व होना चाहता है या उसका हिस्सा बनना चाहता है, और नेटो का कोई भी मुल्क हिस्सा बन जाता है तो इसका मतलब ये कि कोई भी उस मुल्क की तरफ मैली आंख उठा के देखेगा तो नेटो के जितने तमाम ममालिक हैं वो सब उस मुल्क को जवाब देंगे, वीटो का पावर आ जाता है ना। तो इसलिए रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का जो हिस्सा बने, इसलिए अमेरिका जो अब किरदार निभा रहा है कि किस तरह से रशिया को तोड़े और किस तरह से यूक्रेन की हेल्प करें, इस पे इसने 5 ममालिक मुश्तमिल, लाइक लंदन, जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन और खुद अमेरिका, ये 5 ममालिक जो है इत्तेहादी हो चुके हैं। और इन्होंने कहा है कि अगर जो है रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो ये 5 ममालिक मिलकर रशिया पे पाबंदियां लगा देंगे और रशिया की इकोनॉमी को गिरा देंगे। लेकिन रशिया भी बहुत तेज है, तो अब देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज बहुत स्ट्रांग है। अच्छा कायनात, मेरा एक सवाल है आपसे कि वाकई में रशिया जो है वो यूक्रेन से मतलब ये लड़ाई करने वाला है या फिर ये इनका कोई साजिश है या क्या, इनकी क्या प्लानिंग है? वैसे तो अमेरिका मीडिया जो है बार बार चिल्ला के, अमेरिका नहीं मगरिबी मीडिया बार बार चिल्ला के कह रहा है कि रशिया हमला कर देगा, रशिया हमला कर देगा। और यूक्रेन ने भी कहा है कि जो रशिया है वो 2022 में जनवरी के एंड पे हम पे हमला कर देगा। मतलब यूक्रेन भी साफ साफ ये कह चुका है, लेकिन सबको पता है कि यूक्रेन किसके दबाव में या किसका साथ उसको मिल चुका है, अमेरिका का साथ मिल चुका है, इसलिए वो कह रहा है। लेकिन अभी तक ये क्लियर, मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है
कि हम हमला नहीं करना चाहते यूक्रेन पे, लेकिन जो इलाके हमारे कब्जे में हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रीमिया जो इलाका है वो हमारे कब्जे में, हम उसका बॉर्डर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बल्कि हम तो अमेरिका से, जो मेरी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मेरी मीटिंग हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि मैं यूक्रेन पे हमला नहीं करूँगा, लेकिन ये जो इलाके हैं, क्योंकि वहाँ के इलाके के जो लोग हैं मकामी हैं, वो यूक्रेन के साथ खुश नहीं थे, वो अपनी मर्जी से अलग हुए, अपनी मर्जी से अलग हुए, अपनी मर्जी से रशिया को उन्होंने साथ दिया। तो वो कहते हैं कि ये इलाके हमारे पास रहने थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी रशियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ ब्लैक सी नहीं बल्कि वहाँ पे मादनियात भी हैं जिसका इस्तेमाल रशिया कर रहा है। तो अमेरिका और यूक्रेन और रशिया का जो इशू है ये इस टाइम दुनिया भर में जो है ज़ेर बहस बना हुआ है। और लेट्स सी कि अब क्या होता है, क्योंकि दो मुल्क आपस में अगर टकराते हैं तो नुकसान जो है फिर पूरी दुनिया को इस तरह से भुगतना पड़ता है कि जब अमेरिका ने किसी भी मुल्क का साथ दिया तो उसने बाकी तमाम मुल्कों के लिए तबाही मचाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहना चाहता हूँ कि देखें जो बाइडेन साहब, आप पुतिन आप पुतिन से पंगा ले रहे हैं, वो बंदा पागल है। अगर आपने उसकी फोटोज देख लो, शेर के साथ यूं फोटो खिंचवा रहा है वो बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, वो कराटे करता है, बच्चों को सिखा रहा है, सेल्फ डिफेंस औरतों को सिखा रहा है, वो क्रेजी बंदा है। मैं बताऊं, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर व्हेन इट कम्स टू फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ, और वो सारी चीजें बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अमेरिका को कैसे, क्या कहते हैं आप, लिथाड़ दिया, लितर मारे। देखिए मैं ये कहता हूँ कि यूएस जो है ना अपनी गलतियों से नहीं सीखता। हर दफा कोई नया प्रेसिडेंट आता है, हर दफा कोई नई गलती करता है, और जो भुगतती है वो उनकी आवाम है। उनके आवाम के साथ बहुत बुरा होता है, बिकॉज वो एक कर्जा में जाते जा रहे हैं, बिकॉज उनकी जितनी भी जो पावर है, इनकम है, वो डिफेंस में लग जाती है, मिलिट्री में, और आर्म्स भी बेच रहे हैं, सुपर पावर भी है, 10 चीजें। ये जहां तक मुझे पता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये ऑलरेडी डेफिसिट है यूएस, इनके सिटीजन्स पे बहुत ज्यादा कर्जा है एज कम्पेयर टू हम दूसरों की बात करते हैं, बिकॉज एक डेवलप्ड कंट्रीज का। और अमेरिका को जो समझ में नहीं आ रहा कि इनको सीखना चाहिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, वियतनाम में क्या हुआ, ये वो लोग हैं जो इराक में क्या हुआ, जी एग्जैक्टली, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी गलती से सीखते नहीं है। एक दीवार पे कंटिन्यू सर मार रहे, जब तक सर फटेगा नहीं इनको चैन नहीं है। वो अनम वाली बात है ना कि इनकी आदत सी हो गई है कि ये हर मसले में टांग अड़ाते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगी, ना तो मैं जो है रशिया के साथ हूँ, ना तो मैं यूएस के साथ हूँ। उसका रीज़न ये है कि दोनों ही जो ममालिक हैं वो बड़े जो है वो बहुत सारी उनकी चालें, अगर हम माजी में देखें तो बहुत सारी उनकी चालें हमेशा सामने आती है। लेकिन अभी ये जब से, मतलब मैंने तो हमेशा सुना है कि जिस तरह पाकिस्तान और भारत की जंग होती है, इसी तरह यूएस और रशिया की जंग होती है। लेकिन अभी रिसेंटली जो है, अगर हम इंडिया की बात करें, इसको इंडिया को थोड़ा सा इन्वॉल्व करें, तो रशिया ने जो है वो बाकायदा से इंडिया को S-400 मिसाइल जो उनका मुआहदा था वो अब शुरू हो चुका है। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आती है कि जो भारत है वो अब रशिया के कहीं ना कहीं सपोर्ट में आ रहा है, यूएस से निकलकर रशिया की तरफ। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पर आने के बाद अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम आपको बताएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। काफ़ी मज़े की स्टोरीज जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और सेकेंडली हम लोग चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, ग्रीन टी के साथ या ब्लैक कावे के साथ जो है आपके साथ बैठ के गपशप करते हैं, और आप भी इस गपशप को एंजॉय करते हैं यकीनन। जी यूनुस, एक करेक्ट कर दूं फैक्ट, देखिए कावा इट्स लाइट ब्राउन। लोग जो काली बना देते हैं ना, शायद भाई दिस इज फॉर यू, काला इज ब्लैक टी इज डिफरेंट थिंग, कावा इज डिफरेंट। शाहिद भाई के बारे में कोई बात मत करना। अच्छा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। जी बिल्कुल, आप अपने अल्फाज वापस ले लें, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक हमारी खिदमत करते हैं, और हमें, मुझे लगता है कि हम सबको जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ऐसे लोगों की। हकीकत बात है। ऐसे अगर नॉटी बच्चे कुछ कम हो जाए ना, तो हर इंसान सुकून से सांस ले। आप मुझे बोल दें शोएब अख्तर की तरह, यू कैन लीव द, आप जा सकते हैं, हम रोकेंगे नहीं। ऑलराइट, लड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी न्यूज़ के साथ आती हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक और ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है, तो वो मैं आपको बताती हुई चलूँ कि M-Tag जो है वो गाड़ियों पे लगवाना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप टूल प्लाजा पे जब आप लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो आपको इंटर नहीं होने देंगे। अभी मैंने जब ये न्यूज़ देखी तो मुझे पता चला कि वहाँ पर इतना स्ट्रिक्टली जो है वो पूरी गाड़ियों को ब्लॉक किया गया है, उनको रोका गया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप नहीं लगवाएंगे तो गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा, और वो इसलिए बंद कर दिया जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हुई चलूँ कि जब मैंने ये वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ देखे तो उसमें मैंने देखा कि लोग इतनी सर्दी में इतने खबार हो रहे हैं, और लोगों को जब उनको बताया, उनसे जब पूछा गया कि आप लोगों को पहले से नहीं पता था कि ये चीज़ें होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को जो है ना बहुत दिनों के बाद पता
पता चला, हमें नहीं पता था कि आज ही इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वही बात है कि हमारी कौम जो है वो सोती रह जाती है और वो सोचती रहती है आज नहीं कल करवा लेंगे। ये अपनी सुस्तियाँ प्लीज़ छोड़ें और इनके ऊपर, जैसे कोई भी हुकूमत है अगर आपको कोई काम देती है या कोई भी चीज़ जो है वो कोर्ट से आता है तो ऑर्डर्स आते हैं, तो प्लीज़ उनके ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर दिया करें, क्योंकि वो पता नहीं होता कि वो आप जब सुबह जाएंगे रोड पर जाएंगे तो आपसे गाड़ी का लाइसेंस और ये सारी चीज़ें जो है वो ले ली जाएंगी। ये लेजीपन है, ठीक है। Exactly. लोग क्या करते हैं, देखें ये हमारी जो है ना मेजॉरिटी लोग जो है ना वो सो जाते हैं, हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। तो वो एक बड़ी अच्छी कहावत है, जो सोते हैं वो खोते हैं, उर्दू वाले भी और पंजाबी वाले भी। अच्छा यूनुस, इसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगी। एक पब्लिक के हवाले से भी मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि वहां पर जो पब्लिक थी उन्होंने ये कंप्लेन की है कि हम लोग 3-3, 4-4 घंटे से यहाँ पर लाइनों में कतारों में खड़े हुए हैं, बट वहाँ का जो सिस्टम इतना स्लो है कि हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अब हम लोगों को लेट सपोज कहीं बहुत दूर जाना है, मतलब लाइक कितने किलोमीटर भी उन लोगों को दूर जाना है या अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है किसी दूसरे शहर में जाके, तो उनको कितनी तकलीफ हो रही थी। आई एम सॉरी, ये लेम एक्सक्यूजेस हैं। मतलब ऑनेस्टली पब्लिक भी ना कभी कभी जो है ये लेम एक्सक्यूजेस होते हैं कि हमें कोई पकड़ेगा, हमारी गाड़ी को कोई जब्त करेगा, ब्लॉक करेगा, तो हम ये रीजन देंगे कि हम तो गए थे, सिस्टम बहुत आपका स्लो था और नहीं मेरे हो कहने पाया। का ये मकसद था कि ऑन द स्पॉट जैसे कि वो लोग एम टैग लगा रहे हैं, वहां पर खड़े हुए लगा रहे हैं, तो वहां पर जो सिस्टम थे उनके जो लिंक वो डाउन थे और वो काम नहीं ठीक से कर दैट इज पा अ रहे थे। नेचुरल एरर, वो तो हो जाता है। टेक्निकल एरर का तो कोई थोड़ा सा आवाम को बताना चाहूंगा व्हाट इज एम टैग। हमने तो बचपन से ये सुना है, टैग टीम होता है, मैच खेलते हुए वो एक बंदा ड्रिंक के अंदर होता है, वो कहते कम ऑन तो वो ताली मारता है, दूसरा आता है अंदर कूदता है, रॉक बॉटम मारता है, इफ यू स्मell the rock is cooking, बट ये डिफरेंट है। कूलर आपका हुआ, कूलर आपका वो हुआ, आप रखिए, मुझे नहीं चाहिए। बाइक ले लें। नहीं वो महंगी नहीं देते। आवाम से बात करो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। एमटेक क्या होता है? एमटेक क्या होता है कि इट्स द फर्स्ट जनरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक आप टोल प्लाजा कलेक्ट करते हैं। हम लोग पूरी दुनिया में हो रहा है, बट हमारे यहाँ अभी भी हो रहा है। टोल प्लाजा पे जाते हैं, ए जानी पर्ची देना, ये पैसे देना, पर्ची देना, आगे आगे बढ़ रहे हैं और रिश्वत चल रही होती है। नहीं चल रही, क्या हो गया? चलती टोल है। प्लाजा पे क्या रिश्वत चल रही है? 20 रुपए आई थिंक हार्डली 20 या उसमें भी 40 रिश्वत का करेंगी। बनता है। अब क्या पर्चियां लगा रही है, सोर्स लगा रही है, मैं जानती कैमरास हूं लगे होते हैं वहां पे। एनीवेज एमटेक ये है कि इट्स अ डिवाइस जो आपकी जो विंड जो सामने वाली स्क्रीन है उसके राइट कॉर्नर पे लगता है ग्रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह से। तो उससे क्या होता है, आप क्रॉस करेंगे ऑलरेडी कट जाएगा, प्रीपेड है। आप ऑलरेडी मतलब जैसे आप कार्ड डालते हैं फोन में कि मैंने डाल लिया 100 का क्रेडिट, टैक्स कट जाता है, प्रीपेड हो गया ना, ऑलरेडी वहां से कटता रहेगा, आप जितनी बार भी ट्रैवल करें। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, करवा लेता, कोई मुश्किल काम भी नहीं था। ऑनलाइन भी करवा सकते हैं आप उसको, अपना टैग नंबर भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली जी, यही तो पॉइंट था कि खुद की लापरवाहियां हैं। आप बहुत सारी चीजें, पाकिस्तान में सहूलत आ चुकी है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अब अगर यूनुस बता रहे कि आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, अगर कोई किसी की गाड़ी जब्त हो रही है और वो वहाँ पे एक्सक्यूज दे रहा है कि मैं गया था और सिस्टम बहुत जो है स्लो चल रहा था, तो ये सिर्फ बहाने नहीं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत है ना, इस वजह से इन्होंने किया कि खुद ब खुद आके निकल जाए। जो टाइम बचाने का है ना, ये गवर्नमेंट तो आवाम की खिदमत करना चाह रही है, उल्टा करे नहीं हम पे जुल्म करो भाई, हमें आदत है जुल्म की। ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए अगर अपने आप अगर वो आपका टैक्स कट जाएगा, दैट्स रियली अमेजिंग। क्योंकि हमने जो देखा है, अगर आप कराची से हैदराबाद भी जाएं तब भी जो है वो आपका हार्डली 20 या 25-30 का जो है वो आपका ये टैक्स जरूर कटता है। अगर आप कोई भी जो है वो तो नहीं कह सकती लाइन पार करेंगे तो। बाइक का टिकट सस्ता होगा। किसका? बाइक का। अरे बाइक कहाँ से आ गई? हाँ वैसे मेरे ख्याल से बाइक का थोड़ा सस्ता। मैं हमेशा गाड़ी में गई हूँ तो मैंने कभी बाइक का नहीं, मैं हमेशा बाइक में गई हूँ तो मुझे अंदाजा नहीं है। यूनुस आप पढ़ लिया करें, हसद ना किया करें। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आपने जो है वो क्या करना है कि आप जो भी आप हुकूमत अगर आपके लिए कुछ सोचती है, वो हमारी जिम्मेदारी होती है उसके बाद कि आप किस तरह से ये जो आप अपना क्या रद्द-ए-अमल इसमें दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों पे आपको लाहौर में कहा गया जी फॉग लाइट लगानी है, लेकिन लोगों को देखें हादसे हो रहे हैं, हादसों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन फॉग लाइट नहीं लगानी उनको। सही बात। सो काइंडली अगर आपकी रियासत के जो हुक्मरान है वो आपके लिए कुछ सोचते हैं, वो आपकी भलाई के लिए सोचते हैं। एग्जैक्टली। बट पावर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ होती हैं उनको इस चीज़ में भी छूट है, और वो ना भी लगवाएं तो उनका चलता है। हम कभी, क्योंकि मैं अक्सर गुजरती हूँ, मेरा बहुत आना जाना होता है, तो मैं एक दिन ऐसी बेख्याली में गुजरी थी तो मुझे बेख्याली में मोटरवे जा रही थी।
मतलब ऑब्वियसली ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, मैं तो पीछे बैठी थी, बट जब वहाँ पे रुकी गाड़ी तो मैंने ये सोचा कि दिन का कितना कमा लेते हैं। कैन यू इमेजिन कि कितनी गाड़ियाँ जाती हैं और उसके बदले में जो सर्विसेज उन्हें देनी चाहिए अपने लोगों को, तो कहीं ना कहीं वो मतलब वैसे नहीं मिलती। तो ये थोड़ा एक हार्श सा थॉट है, बट क्योंकि हर तरह की बात करते हैं हम, तो ये एक रैंडम मेरे उस वक्त जहन में सवाल आया कि मैंने कहा ये लोग इतना ले रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल जैसे आप लोगों ने बोला ना कि हमें हमारी सहूलत के लिए, ठीक है हम तो अपनी पूरी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, लेकिन बदले में मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी तरफ से वो नहीं मिलता आवाम को जो आपको देना चाहिए। रोड्स ही नहीं बन रहे वहाँ के, आप जाए तो जरा तो मोटरवे पे रोड्स नहीं होते। पूछ रहा हूँ, आप कह रही हैं मोटर रोड्स नहीं है मजे के? वो जो नहीं, मैंने ये नहीं कहा मजे के नहीं है, लेकिन थोड़े कन्वीनियंट होने चाहिए। और कितना होगा, इतने बड़े बड़े रोड्स हैं, क्या You haven't seen the rough roads, I guess। मोटरवे के? अरे हैं आगे पीछे, एग्जैक्ट मोटरवे। लाहौर की बात कर रहे हैं या ऑल ओवर पाकिस्तान कर रहे हैं जो लाहौर का, अच्छा लाहौर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान की बात कर रही है। अच्छा, मैं और क्योंकि गवर्नमेंट की बात हो रही थी तो मैंने वहां से मेरे जहन में ये बात थी कि गवर्नमेंट जिस तरीके से हम पे डालती है, चीजें आयद करती है, हम तो वो कर रहे हैं, हम अपने सारे फराइज अदा करें, लेकिन हमें बदले में मिल भी रहा है, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव और ब्राइट साइड को उभारती हूँ। लेकिन ये कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेक हो जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ नहीं हो रही थोड़ा सा उसके बारे में बोला जाए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो ही वो काम होगा या फिर आपके जहन में आएगा या नजर में आएगा। पता आप क्या लग रही है जी, आप बीबीसी की न्यूज एंकर लग रही है। एंड जो आपका माशाल्लाह से एचआर मैनेजर कॉपरा भी लग रहा है कि अभी ये खत्म होगा, उसके बाद जाएंगे एचआर मीटिंग, तमाम उसको हायर करना। सॉरी, बीबीसी की न्यूज एंकर अनम गौहर जैसी लगती हैं। ओह माय गॉड, दैट्स सो आई डोंट नो कि ये ऐसा भी था। जी ऐसा ही था। वो जो है अपने आप में इंडिविजुअल बहुत अच्छे हैं, सारे को एंकर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। आई कुड से द सेम। चलो कोई नहीं, सब इंसान अपनी डिफरेंट राय रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट हो या आवाम हो, हम सबका जो काम है हमें करना चाहिए। ना हम सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं, ना हम आवाम को ब्लेम कर सकते हैं। तो बस यही कहेंगे कि तरक्की हो रही है मुल्क की माशाल्लाह से, तो हम सब ने कंट्रीब्यूट करना है। और कायनात हम सब का जो है वो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अब हम सब की तरफ से कि प्लीज़ जैसे कोई इमरजेंसी हो जाती है गाड़ी में या कोई प्रॉब्लम है या किसी को हॉस्पिटल जाना है तो प्लीज़ उनको मत रोकें, क्योंकि मैंने जब वो वीडियो या इंटरव्यूज़ देखे थे तो वो काफ़ी जो था वो पैनिक हुआ था, उसमें ख़वातीन बच्चे जो थे वो काफ़ी बिलग रहे थे या रो रहे थे। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा बस आप देख लें, मेरी मतलब गवर्नमेंट से जो है वो अपील है। ये तो आपने सही कहा उर्शिया, और हकीकत में ऐसा होना भी चाहिए। हमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी समझनी चाहिए और आपको कहीं ना कहीं दूसरों के जज्बात भी समझने चाहिए। यहाँ वक्त तो है जी एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक पर आने के बाद हमारे साथ जो है वो एक एंटरटेनर यहाँ मौजूद है जो कि आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। हमारे साथ रहें। मैंने मना किया था रमेश साहब, बस वो 2 टके की लड़की नहीं है, वो मोहब्बत है मेरी, यहाँ रहती इधर रहती है। मैंने मना किया था ना, मैंने मना किया था रमेश साहब आपको। ऊंची आवाज से बात मत करें, मैं भी कर सकता हूँ। वेलकम बैक। वाह वाह क्या परफॉर्मेंस दी है, फुल फिरोज खान की 3rd कॉपी दिखी मुझे, लेकिन बहुत अच्छी। नए एक्टर हैं, 6 महीने से ये स्टार्ट किया इन्होंने अपना करियर। प्लस नीली जिंदा एक ड्रामा आया था, उसमें इन्होंने परफॉर्म भी किया है, तो प्लीज गिव अ ह्यूज अपलॉज टू रहमान एजाज। ये नीली जिंदा है, कहाँ है? घर पे हो गया, जिंदा है ना, बस कंफर्म है ये ड्रामों के नाम अजीब से होते हैं पाकिस्तान अच्छा के। माशाल्लाह से मैं भाई बात कर रहा हूँ, आपके माशाल्लाह से मैं भी बात कर रहा हूँ, बात तो सुनो उसके बाद माशाल्लाह करें, अच्छा बनता। पहले ड्रामा अगर आप ड्रामा बनाते तो उसका नाम क्या होता? मैं कहता सना इधर मत आना। जी आपके सवाल अगर खत्म हो गया तो हम लोग जी जी बोल जी आपकी इजाजत हो तो दे रहा ना बोले। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और आपकी एज भी बहुत कम है और आपकी जो आने वाला टाइम है वो बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए क्योंकि आप जो हैं वो छोटी एज से आपने अपनी स्ट्रगल, आपकी मेहनत जो है वो दिख रही है। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, बहुत 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 सीरियसली अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रही। ये हमारी कायनात है जो कि बहुत 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 अच्छी एक्ट्रेस है और सीरियसली बताऊं कि मैंने इन्हें एक्टिंग करते देखा है। जब इन्होंने कायनात ने परफॉर्म किया था आई रिमेंबर, तो उस वक्त जो एक एनर्जी फील हो रही थी आज दोबारा से वो एनर्जी फील हुई है। उसी एनर्जी को रिक्रिएट किया जाए। वैसे मैं आपके लिए कहना चाहूँगी छोटा पैक बड़ा धमाका, अक्सर ये कॉम्प्लीमेंट मैं भी सुनती हूँ जब मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ, लेकिन मुझे आपके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी
एक आर्टिस्ट अगर परफॉर्म कर रहा होता है ना तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट इन सेंस कि जैसे हम फॉर एग्जांपल हम शूट कर रहे होते हैं तो शूट करने के टाइम पर कोई ऑडियो मैन क्या बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, कोई आप फोकस होते हो आप लाइन्स। मुझे आपके अंदर एक चीज़ अच्छी लगी, जब आपने स्टार्ट किया ना आपकी एनर्जी, आप रुके, फिर आपने कहा दिल में रहती है, दिमाग में रहती है, आपको पता है कि आपको कहाँ चुप होना है ताकि हमें ये ना समझ आना कि सिर्फ आप ही बोले जा रहे हैं आगे, क्योंकि आगे कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। ये वाली जो चीज़ है ना, आपने अगर यूनस ने जैसे कि बताया आपने अभी स्टार्ट किया है तो ये वाली चीज़ आती है, आपने सीख ली। और बाकी एक तो आपने खुद ही हिट ड्रामे में परफॉर्म किया, मैंने ड्रामा देखा लेकिन अब दोबारा देखूंगी सिर्फ आपके लिए। वेलकम टू आवर शो रहमान। अब मुझे आप ये बताएं, बल्कि बताएंगे क्या, पहले मैं आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दूं, बहुत ही अच्छा आपने एक्ट किया है। और सेकंड चीज़ मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ एक्टिंग को ही प्रेफर करते हैं, इसके बाद अगर आपको कोई और मौका मिलता है तो आप वो भी करना चाहेंगे? अभी आपका प्राइम फोकस क्या है लाइफ में? सिर्फ मैं एक्टिंग में। एक्टिंग आप बड़े हो के एक्टर ही बनना चाहते हैं? एक्टर बनना चाहते हैं और बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। ओह वाओ, तो ये विजन होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी एज क्या है बाय द वे? 16 और इस कदर माशाल्लाह आपका स्टेबल माइंडसेट है, रियली हैट्स ऑफ टू यू। ये आप लोगों की जो हमारी आने वाली यूथ है, मैं वाकई समझती हूँ बड़ी सेंसिबल होने वाली है। हम तो अपने टाइम पे टॉम एंड जेरी से बाहर नहीं आते थे, और हम तो अभी भी नहीं आ रहे। और अना मैं आपको एक बात बताती हुई चलूँ कि वाकई में जो न्यू जनरेशन है ना, इनके अंदर एक अजीब सी एग्रेसिव चीज़ है जो कि माइंड को इतना शार्प है, इतना शार्प है कि वो आई मीन वो चाहे वो सिंगिंग हो या एक्टिंग हो या कोई भी आपका कोई भी टैलेंट हो। और उसकी एग्जांपल हम सब हैं क्योंकि हम न्यू जनरेशन में ही हैं। इस पे मैं एक जुमला बड़े अच्छे से डिफाइन कर सकती हूँ जो इस सिचुएशन के साथ जस्टिस करेगा कि हम अपनी उम्र में जब थे ना, हम सिर्फ प्लेजर वाले उसमें थे, आप लोग प्रेशर के साथ बड़े हो रहे हो। Exactly. नो डाउट, That's my point. बात है, दैट्स रियली अमेजिंग। जी अच्छा, रहमान एजाज साहब, आप बड़े फेमस हैं वैसे ही, एजाज साहब तो वैसे ही बहुत फेमस है पाकिस्तान में। आप मुझे ये बात बताएं कि आप इंस्पायर किससे, जैसे आपने फिरोज खान का डायलॉग दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही बात है, तो किससे इंस्पायर, एक्टर कौन आपको इंस्पायर किया कि एक्टर बनना? फिरोज खान। उससे इंस्पायर, ये इसी ड्रामे से इंस्पायर हो गए थे? जी, मैं स्टार्टिंग में इनसे इंस्पायर हो गया था। अच्छा, वैसे बिजनेस, आपने बिजनेस बोला कि मैं करना चाहता हूँ, किस चीज में बिजनेस करेंगे आप? मैं कार का करना चाह रहा हूँ। कार का शोरूम वगैरह, जी। फुल सेटों की तरह कि वहाँ काम चलता रहे, मैं एक्टिंग करता रहूँ? ऐसा थोड़ी ना। अच्छा यूनुस, आप एक चीज़ आपने नोट की है, हम इनसे सवाल पूछे, रहमान ने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की लेकिन हम इनसे सवाल पूछे तो ये बिल्कुल जी है, ओके ठीक है। एटीट्यूड क्यों, स्टार तो बन जाओ पहले। वो भी बन जाएंगे। अभी प्रैक्टिस हो रही है। इसे एटीट्यूड नहीं, इसे ठहराव कहते हैं। कोई सीन करते हैं, सीन करते हैं, इम्प्रोवाइजिंग करते हैं। जी जी, कोई सिचुएशन दें। बिल्कुल, सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी, वो होगी कि यूनस जो है वो लड़की है जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मैं नहीं खेल रहा, लेकिन खेलना पड़ेगा, इट्स अ रूल। यूनस वो लड़की है जो जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब ये लड़की जो है वो आपसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन आपको इससे मोहब्बत है। अब आपने जो है वो इनको मनाना है कि आपने मुझसे ही शादी करें। चले भगाने पर इनको फोर्स करना है कि अब तुमने मेरे साथ चलना है, राजी करना है बस। चाहे तो उठा के ले जाए। नाम क्या रखूं? नाम शबाना। नाम हाँ, यही सूट करेगा। शबाना नाम से क्यों? अच्छा, सादिया। सादिया शायद देखो, ऐसा नहीं कर सकती तुम। मैंने क्या किया? मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करूँ, तुम उसके साथ शादी कर रही हो। वो हैंडसम है। वो हैंडसम, तो मुझ में कोई कमी है? कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी तो तुम में भी है। फिर मैं तुम्हारे साथ राजी हूँ ना शादी करने के लिए। मैं तो राजी नहीं हूँ ना। तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा अभी के अभी। क्यों? वरना मैं अपने आप को मार दूंगा। ओके, बाय बाय। मैं अपने आप को मार दूंगा, तुमको मेरे साथ अभी के अभी चढ़ना होगा। तुम क्यों मार रहे हो अपने आप को? जा फिर दूल्हा ही गायब हो जाएगा। नहीं नहीं, दूल्हे को कुछ नहीं करा, दूल्हे का मजाक नहीं है। तुम मुझे कन्विंस करो, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ मैं। जैसे? अपनी जान तक दे सकता हूँ। तो फायदा क्या, मर जाओगे क्या? मैं मुर्दे के साथ रहूंगी? तो तुमने बोला तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें बता रहा हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। कोई प्रैक्टिकल बात करो। मैं कभी शॉपिंग कराऊं, ये कराऊं, वो कराऊं, मर जाओगे, ये कौन सी मोहब्बत है? अच्छा, एटीएम वगैरह करवाना वो प्यार मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं जो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाह रहा है, तुम्हारे साथ फ्यूचर अपना देख रहा है, और तुम उस मनहूस के साथ। देखो, वो अमीर है, तुम गरीब हो, फर्क है ना। अच्छा, उसके पास लैंड क्रूजर है, मेरे पास करोला है। तुम्हारे पास 70 भी नहीं है, शर्म करो। तुम करोला कहाँ से आई तुम्हारे पास? 150 में तो मैं आया हूँ, क्या बात कर रही हो? तो तुम चाहते क्या? तुम चाहते क्या? मैं तो मेरे साथ चलो, मेरे से शादी करो अभी के अभी। मेरे घर वालों को पहले मनाना पड़ेगा ना। घर वाले जाए भाड़ में, तुमको मेरे से मोहब्बत है, तुम्हारे घर वाले से थोड़ी ना मोहब्बत तुम है। अगर मेरे पापा को कन्विंस कर लिया ना तो फिर मैं मान जाऊंगी, ठीक है? पापा पापा, अरे बेटा क्या हुआ? अरे ये कौन लड़का है? अंकल, मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ।
तो वो तो पूरा मोहल्ला करता है, तेरे में क्या खास बात है? मेरे में ऐसी खास बात है जो आपके उस 2 टके के लड़के में नहीं है। अरे वो अमीर है, जब तू बता तू कितना कमाता है? मैं बहुत कुछ कमाता, आपकी बेटी को मैं खुश रखूंगा। कितना कमाता है, पैसे बता। आपकी सोच से भी ज्यादा कमाता हूँ। मेरी सोच तो 200 रुपये में खत्म हो जाती है, 300 रुपये कमाता है। 500 कमा रहा हूँ, चले। 500 रुपये महीना? जी। चल बेटा आगे बढ़। चल आपकी सोच 300 तक, मैं 500 महीना कमाता हूँ। 500 रुपये में क्या होता है बेटा? आपकी बेटी की शक्ल देखिए तो 200 रुपये में मिठाई वाला ना खरीदे, मैं जब भी 500 रुपये दे रहा हूँ। बेटा ये क्या कह रहा है तुम्हारे बारे में? वो तो दिल से मोहब्बत है इसलिए अपना रहा हूँ, वरना कोई और होता तो ठिकरा भी देता। तुमने मेरी शक्ल के बारे में क्या बोला? तुम बहुत ही खूबसूरत हो। कितना तुम दोगला इंसान हो। लेकिन ये जो आपने यूटर्न मारा है ना अचानक से, जो इम्प्रोवाइज किया, मतलब यू पॉइंट्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसी की ऐसी लड़की के साथ ऐसा कायनात ने मेरे साथ रिलेट कर लिया। वाओ, सच एन इनक्रेडिबल एक्टर। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमजा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। रहमान नाम। एक ही बात है, क्या हो गया? पीछे वाले लड़के का नाम हमजा था। एक ही बात थोड़ी होती है। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है। रहमान इजाज साहब आराम से, और थैंक यू सो मच। आप हमारे शो में आए, इंशाल्लाह आपका फीडबैक आएगा और हम आपको दोबारा बुलाएंगे शो में। थैंक यू वंस अगेन। बट मैं ये बात कह दूं कि एक नाम लेना जरूरी है आमिर रैम्बो साहब का, बिकॉज ही इज लुकिंग रॉ टैलेंट फॉर अस। बहुत सारे लोग जो अप्रोच नहीं कर पाते हमें वाया आवर चैनल, तो वो आमिर रैम्बो जो साहब हैं, उन्होंने हमें रॉ टैलेंट ऐसे रहमान साहब जैसे हमें टैलेंटेड लोग पहुंचाए हैं। तो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू आमिर रैम्बो। एंड वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, आप आए परफॉर्म करें, तो प्ले एंटरटेनमेंट के ये नीचे नंबर चल रहा है, आप कॉल करें, यूट्यूब पे कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे करें, फेसबुक पे करें, हम आपको उठा लेंगे। मतलब घर से किडनैप नहीं करेंगे, हम आपको उठा के शो पे लाएंगे, परफॉर्म करेंगे और आपको इज्जत से वापस छोड़ के आएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस दुनिया में जो भी हो रहा होता है, बिकॉज सिंस वी टॉक ऑन करंट अफेयर्स, तो मुझे लगता है कि वो शेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इस चीज़ का, लेकिन दुनिया में जो भी इस वक्त हमारे इर्द गिर्द या ऑल अराउंड द वर्ल्ड हो रहा होता है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आज जो मैं आपसे बात शेयर करने जा रही हूँ, थोड़ी सी तकलीफदेह है, क्योंकि ये किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाली बात है। चले, सियासत को लेके अगर हम थोड़ी सी हेरा फेरी कर लें या उसमें किसी किस्म का हम कर लेते हैं, तो वो फिर भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन मज़हब के नाम पे अगर आप इस तरीके की कोई एक्टिविटी करेंगे, तो उससे काफ़ी सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, और ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। और दूसरा, मैं बात कर रही हूँ इस वक्त सऊदी अरेबिया के बारे में। सऊदी अरेबिया इज़ अ मुस्लिम कंट्री, और उस कंट्री का एक सिटी है जिसका नाम है जद्दा। आई एम श्योर आप सब लोगों को जद्दा के बारे में पता ही होगा। और आज तक हमारे सुनने में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हो रही होंगी और भी बाकी एक्टिविटीज़, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर किसी चीज़ का इनकाद किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सबको मैं सबके सामने लाऊं और इस पर थोड़ी सी हम बात करें। ज़्यादा हार्श नहीं होंगी क्योंकि रिलीजन को लेके बात है, लेकिन जो भी हो रहा है मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगी और आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि सऊदी अरब के सिटी जद्दा में अभी रिसेंटली एक रेड सी फिल्म फेस्टिवल के नाम से एक इवेंट कह लें या प्रोग्राम कह लें, उसमें ये बेसिकली है क्या, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बाकी बहुत सारे दुनिया भर से लोग आते हैं और अपने आके टैलेंट शोकेस करते हैं। अपनी मूवीज़ हो गई या उनकी टेलीफिल्म्स हो गई, इस तरह के मतलब जो भी मीडिया से रिलेटेड उनके प्रोजेक्ट्स है, वहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग की जाती है और ये बहुत बड़ी सतह पे होता है। और इसमें बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बता दूँ, लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें इनामात दिए जाते हैं, उन्हें अप्रिसिएशन दी जाती है और उन्हें मज़ीद सरप्राइजेस दिए जाते हैं ताकि वो आगे आने वाले वक्त में बेहतर फ्यूचर में फिल्म मेकिंग कर सकें। तो ये इस तरह का एक अप्रिसिएशन बेस्ड इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहली दफ़ा ये हुआ था 2018 में और अभी ये दोबारा चल रहा है। दिसंबर की 6 को ये स्टार्ट हुआ था और 15 तक रहेगा। तो 6 तारीख से हो रहा है और 15 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा। फ़िलहाल इसमें 138 फिल्म्स हैं जो कि 67 कंट्रीज़, 67 एक ह्यूज अमाउंट, ये बड़ी तादाद है। 67 कंट्रीज़ के लोगों ने आके अपनी मूवीज़ जो है इसमें डिस्प्ले की। 138 फिल्म्स मैं आपको बताती चलूँ। और इसके साथ साथ ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब
कि सऊदी अरेबिया इससे कोई पैसे नहीं कमा रहा है, उनको इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको जो रन कर रहे हैं वो बदर अल सऊद रन कर रहे हैं, जो कि वहाँ के मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, मतलब वहाँ के कल्चर में सकाफत होती है, जो वहाँ का सकाफत का उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनकी बदर अल सऊद के पास है। इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को वो रन कर रहे हैं, लोगों के टैलेंट, लोगों उनको सपोर्ट करने के लिए रिलेटेड टू मीडिया इंटरनेशनल मूवीज को वो बता मतलब कि इसकी जो अथॉरिटी है वो बदर अल सऊद के पास है। बट इसका सऊदीया का ये कहना है, क्योंकि ये जद्दा में हो रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया का नाम सुनते ही हम सबके जहन में आता है ना कि वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो सकती है, वहाँ पे बाकायदा म्यूजिक है। और एक और चीज़ बता दूँ, अरेबिक ख्यालात आते हैं जी, अरेबिक और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज हैं, इसी में सारी मूवीज़ शाया की जाती हैं। उसमें जो भी बात कम्युनिकेशन जो भी है वो जो उनके 2 लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म्स हैं दैट आर ओनली अरेबिक एंड इंग्लिश। ये कोई पाकिस्तान से कोई गया है कोई सिलेक्ट नहीं फिल्म? नहीं, पाकिस्तान से नहीं है। जो 67 मैंने कंट्रीज़ का नाम लिया उनमें से पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ना अरेबिक कोई मूवी बनती है और ना इंग्लिश कोई मूवी बनती है, और इसमें सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म में डीलिंग की जा सकती है, दैट इज़ अरेबिक एंड इंग्लिश ओनली। देखो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग इंग्लिश मूवीज नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी वॉर जो फीचर फिल्म थी पाकिस्तान की, इट वाज इन इंग्लिश एंड इट वाज द हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ 2013। बट आई थिंक यूनुस अनम का पॉइंट अभी कुछ और है। वैसे तो हम कर सकते हैं, पाकिस्तानी तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं समझ गया पॉइंट, मेरा भी पॉइंट कुछ और है, मेरा पॉइंट भी समझने की कोशिश करेंगे ना जी। अच्छा, ये तो हो गई थोड़ी इवेंट के बारे में, मैंने आपको तफसीलात बताएं कि इवेंट क्या है, कब ऑर्गेनाइज हुआ, कौन उसको रन कर रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ डिस्प्ले की जाती है। लेकिन अब मैं आती हूँ जो मेरी थोड़ी सी मुद्दे की बात है, जो कि बिल्कुल भी मुझे लगता है कि ये जो जद्दा सिटी का इसमें जिक्र किया गया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की सिटी जद्दा में ये इवेंट होता है, पहले भी वह 2018 में और अभी दोबारा से हो रहा है। तो ये वहाँ के जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि इससे जो है हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी और सोशल पॉलिटिकल पोटेंशियल हमारे शहर में आएगा, और उसके साथ साथ इसका जो एनवायरमेंटल है इफेक्ट बड़ा पॉजिटिव रहेगा, ऐसा उनका मानना है, जिस पे दुनिया भर से लोगों ने बहुत तनकीद की है। क्योंकि सऊदी अरेबिया में, मैं आपको एक बात बताऊँ, वो कमर्शियल हब, मॉडर्न कमर्शियल हब माना जाता है जद्दा को। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2021 पे एक मूवी बनी हुई है, उसका नाम ही 2021 है, उसमें बता दिया गया था कि 2021 के साल में दुनिया में ये होगा, और एग्जैक्टली उस मूवी में जो जो प्रेडिक्शन की गई थी वही हो रहा है। सिंस जद्दा एक मुस्लिम रियासत है, मैं बोल सकती हूँ, तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ जो है करना बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये बहुत एक तरह से नाजायज़ एक्टिविटी है। लेकिन इस पर किसी तरीके का गवर्नमेंट का कोई इस पर एक्शन नहीं है, ना ही इसको बंद किया जाता है, पहले भी हुआ है और अभी भी बड़ा ज़ोरों शोर से चल रहा है, किस तरीके से जो है पामाल किया जा रहा है। और वहाँ पे लोग डांस कर रहे थे, उनके मलबूसात काफ़ी छोटे थे, और ऊपर से अस्तगफिरुल्लाह जो हमारा सऊदी अरेबिया का झंडा है जिसपे हमारा पहला कलमा लिखा हुआ है, वो गाने चल रहे हैं और साथ में वो लहरा रहे हैं झंडे को। ये काफ़ी, दिस इज़ समथिंग वी शुड बी रियली अशेम्ड ऑफ। लेकिन उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो, ये हमारा रिलीजन है ना, वो इस रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं रखते जो बाहर के लोग आके अपना इसमें टैलेंट शोकेस कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं दिली तौर से मजम्मत करती हूँ इस हादसे की जो रिसेंट अभी इंसिडेंट हुआ है। वही मैं दोबारा से अपनी बात दोहराऊंगी जो मैंने अपने इस टॉपिक के आगाज़ में की थी कि आप सियासत को लेके छेड़खानी कर लें, वो फिर भी किसी के शायद इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप मजहब को लेके अगर इस तरीके से करेंगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई हक पहुँचता है। और अगर आप कर भी रहे हैं तो कम से कम आप, फॉर एग्जाम्पल आप नॉन मुस्लिम हो, आप करो, आप 4 दीवारी में करो, लेकिन इतने बड़े सतह पे आके इतने बड़े पैमाने के साथ करना, ये अगर मुझे बहुत अफसोस हुआ। बाकी आई एम श्योर जितने भी लोग देखने वाले हैं, आपको कैसा लगा प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताइए। और क्या आपको इससे पहले इस चीज़ का पता था कि दुनिया में ऐसा भी होता है? इससे भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आप लोगों का क्या कहना है? अच्छा अनम, मैं इस पे बहुत मुख्तसर सी बात कहूँगी और शायद लोग इस बात से एग्री करें और आप सब भी एग्री करें कि देखें, किसी भी कंट्री में अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल सतह पर, आलमी सतह पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो आप अपने फ्लैग को, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं, राइट? अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको अपना कल्चर भी दिखाते हैं, उनका कल्चर भी देखते हैं। हमने देखा पाकिस्तान में भी चाइना और पाकिस्तान के इस तरह से इवेंट्स हुए थे, ऑर्गेनाइज किया था, तो चीनी जो है एंथम भी चला था, चाइनीज़ का भी और पाकिस्तानी एंथम भी, और सब ने अपना अपना कल्चर के हिसाब से परफॉर्म किया था। इसी तरह सऊदी अरेबिया भी अगर अपनी कंट्री का फ्लैग दिखाते हैं किसी भी इवेंट को जो है स्टार्ट करने से पहले ऑर्गेनाइज कर, तो अच्छी बात है, ठीक है, आप अपना फ्लैग लहरा सकते हैं।
लेकिन अगर पीछे कोई डांस कर रहा है और आप फ्लैग लहरा रहे हो और म्यूज़िक चल रहा है, तो आप ये तो देखें ना कि आप इस्लामिक कंट्री है, लोग बल्कि जितने इस्लामी ममालिक हैं वो आपको इतना मोतबर समझते हैं कि वो आप कोई भी मसला होता है तो वो आपसे रुजू करते हैं, राइट। तो मतलब देखा जाए तो खिलाफत और तमाम चीज़ें सबको पता है कि हम सॉरी कायनात, लेकिन बहुत बुरे तरीके से तकद्दुस पामाल किया गया है उस वक्त उस झंडे का और मजहब का, और ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दिस इज रिडिकुलस। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम सब भी यही राय रखते हैं, हम सब भी ये कह रहे हैं, हमारे देखने वाले भी ये कह रहे हैं, लेकिन ये बात वहाँ के हुक्मरानों और वहाँ की आवाम को भी समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही अनम मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि जो अनम ने ये बात आज बताई है उसका मकसद यही है कि प्ले टीवी की पूरी टीम की तरफ से जो है वो हम इस वाक़े पर शदीद मजम्मत करते हैं। देखिए, अगर आप किसी को कहें ना, लोगों में बहुत ज़्यादा अदब बर्दाश्त पाया जाता है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोगों को बता ही नहीं पाते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि अगर मैं रिसेंट अभी बात करूँ तो आपको पता है हर साल में एक रिपोर्ट जो है वो तमाम इदारों की आती है, उनकी कारकर्दगी की आती है। तो इसी के साथ जो है वो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की सालाना रिपोर्ट आई है, जिसमें ये चीज़ जानकर मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। वो ये है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में जो है वो 293 यानी कि 293 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको कैद किया गया है, जो अभी भी कैद है, सिर्फ इसलिए कि उनकी एक आज़ादी से वो रिपोर्टिंग करते हैं, उनका आज़ादी इजहार राय है, तो उनकी वजह से जो है वो आज भी दीगर ममालिक में वो कैद है। और अगर हम कत्ल की बात करें तो 24 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको 2021 में जो है वो कत्ल किया गया है। आपके सामने है, बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जो हमने देखे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ चीज़ों की वजह से हम उस तरह से डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उनकी अंदरूनी कहानी पर जाए तो बहुत सारी साजिशें जो है वो आपको नजर आते हैं उनके एंगल। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूंगी कि क्या हम जिस माशरे में रह रहे हैं, क्या हम उस दहलीज पे पहुंच गए हैं कि अगर हम किसी इंसान को अपनी कोई बात कहते हैं या कोई राय देते हैं तो क्या अब लोगों में अदम बर्दाश्त है, लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं? मैं जवाब देना चाहूँगी। जैसे कि अनम ने जो बात बताई है उसमें तो वाकई में सबका जो है वो दिल जो है वो दहल गया, और हमने भी सबने वीडियोस वो देखी थी, तो वाकई में बहुत अफसोसनाक ये बात है। और दूसरी चीज़ जैसे कि आपने बताया कि ये एहसास की बात है और ये ज़मीर की बात है। जब इंसान का ज़मीर मर जाता है वो आपके पॉइंट को भी कनेक्ट करता है और आपके पॉइंट को भी कनेक्ट करता है कि जब इंसान का ज़मीर मर जाता है तो वो ऐसी चीज़ें करता है। जैसा आप लोगों ने बहुत सारी क्लियर कर दी चीज़ें, मैं उसमें क्या ऐड ऑन करूँ, बिकॉज आई हैव कवर्ड ऑल द एंगल्स। फैसलाबाद में कोई खातून ने चोरी की, उसके साथ अगर आपने देखा हो वीडियो, उनको मारा गया हराना करके। कोयटा में भी अभी एक हुआ कि दो कोई भाई थे, उन्होंने किसी लड़की को किडनैप किया और कोई लंबा बहुत सारी लड़कियों को किडनैप किया, उनकी फिर वीडियोस बनाई, गलत गलत वीडियोस बनाई। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन नून मीम राशिद साहब ने बहुत अच्छी एक नज़्म पढ़ी है, लिखी थी, तो वो मैं पढ़ना चाहूँगा। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी, आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारासाई के, बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हेज आरज़ूमंद, ये शबे ज़बा बंद है रहे खुदा बंदे। तुम मगर क्या जान, लब अगर नहीं हिलते, आज जाग उठते हैं राह का निशा बनकर, रूह की ज़बा बनकर, हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ा बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं, रोशनी से डरते हो। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था, खाक हो गया आखिर, अज़दहा इंसा से फर्द की नवा, ज़ात की सदा, राह शौक में जैसे राय रूह का खून रख के, एक नया जुनून रख के, आदमी छलक उठे, आदमी हंसे दे, शहर फिर बसे दे। तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं, तुम अभी से डरते हो। That's all. Allah Hafiz.